नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से देश के वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं और आज का विषय भी ऐसा है जिस पर प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन जाने किस विवशता के कारण तिरंगे को प्यार मोहब्बत करना शुरू कर दिया है और नेशनल फ्लैग का कोड बदल दिया ताकि हर जगह पर आप कभी भी, रात को भी, दिन में भी, किसी जगह पर, दुकान पर, कहीं भी अपने राष्ट्रध्वज को लहरा सके। उन्होंने एक नया अभियान शुरू करा है। वो भारतीय जनता पार्टी के अभियान को ही कहे हम, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब न तो ये संविधान को मानने वाली संस्था आरएसएस और न ही समाजवाद और सेक्युलरिज्म को मानने वाली संस्था आरएसएस के ये बच्चे एकाएक उनको तिरंगे से क्यों प्यार हो गया, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और कई वर्षों तक आरएसएस के मुख्यालय पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के मातृ संस्था के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा कभी फहराया नहीं गया। यदि 3 युवकों ने वो तिरंगा फहराने की कोशिश करी तो उनको जेल में डाला गया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 2002 में, तब 16 अगस्त 2000 लोकसभा में डिबेट हुई थी। प्रकाश आंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पौत्र, अकोला से चुने गए लोकसभा के सदस्य, उन्होंने ये मसला उठाया था कि आरएसएस को, भाजपा वालों को तिरंगे से मोहब्बत क्यों नहीं है, और उस पर काफी चर्चे हुए। भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो यहां तक कह दिया कि नहीं नहीं, आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं, सीपीएम वालों ने भी नहीं फहराया था। यानी हम तो चोर हैं मगर औरों को भी हम चोर बताते हैं। यानी किस प्रकार का उनका भाषण है, पूरा भाषण सुनने लायक है। जिनको लोकसभा डिबेट यदि पढ़ना है, और उस पर प्रमोद महाजन ने जो खुलासा किया था, उसमें कहा था कि स्वतंत्रता दिन और गणतंत्र दिन पर कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक कहीं भी तिरंगे को फहरा सकता है, मगर सायंकाल होते ही, यानी सूर्यास्त होने के पहले, तिरंगे को हमें नीचे उतार लेना पड़ता है। बड़ी इज्जत के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाना होता है। मगर आजकल नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से नेशनल फ्लैग का कोड बदल दिया है, आपको मिलेंगे दुकानों पर फटे पुराने तिरंगे, कूड़ेदान में मिलेंगे तिरंगे। इसलिए हमने आज अजय जी से अनुरोध किया था कि अजय जी, ये क्या खेल है, ये मोदी जी की क्या मजबूरी है। और हमारे यहाँ तो गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी तिरंगे की, यानी हर घर तिरंगा, वो अभियान शुरू कर दिया है। इसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, विवशता क्या है, मजबूरी क्या है, इस पर आप बताएं। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार देसाई साहब, और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये जिक्र करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो आज तिरंगे को लेकर के इतना कुछ कह रही है कि तिरंगा ये, तिरंगा वो, तिरंगा, आप ये देखिए एक खबर, संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने वालों के खिलाफ आरएसएस ने करा दिया था केस, और मुखपत्र पे लिखा था तिरंगा कभी भी हिंदुओं द्वारा नहीं अपनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजर में गोलवलकर, द्वितीय सरसंघचालक का तो बयान था। जी, मैं यही बता रहा हूं, यह इनका सत्य है। और इसी कारण शायद इन्होंने 5 दशक से अधिक वक्त तक तिरंगा नहीं फहराया।
और जो तिरंगा न फहराते हों, जिन्हें तिरंगे से नफरत रही हो, जिन्होंने तिरंगे को इस देश का दुर्भाग्य बताया हो, आखिर क्या वजह हो गई? वो तिरंगा यात्रा, तिरंगा ये, तिरंगा वो कर रहे हैं। मुझे याद है उन दिनों मैं हिंदुस्तान अखबार का एडिटर हुआ करता था, संपादक था, और मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही एक जिला आता था कासगंज, 2017 की बात। और उस समय एक लड़का था गुप्ता, वो नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, पहली बार उस बार आह्वान किया था तिरंगा यात्रा का। वो तिरंगा यात्रा के नाम पे जो तिरंगा यात्रा निकाली, बेसिकली मकसद क्या था? मुस्लिम इलाकों से जाते हुए उनको गाली देना, उनके बारे में कि हाँ कि तुम्हारे लिए यहां नहीं पाकिस्तान है, और पता नहीं क्या क्या, अब मैं वो नारे नहीं कह सकता हूं। इस तरह के शब्द बोलते हुए जो यात्रा निकाल रहे हूं, तो अब आप एक चीज सोचिए, वो क्या करेंगे? और अंत में वो लड़का मारा गया। आज उस लड़के के परिवार की दशा देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ये भाजपा के लोगों ने नफरत की आग में उसे मरवा डाला, और उसके बाद हासिल क्या है? वही आज तमाम चीजें कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, कब किस मुसलमान ने तिरंगे का विरोध किया है? मैं तो यही जानना चाहता हूं। कभी भी किसी भी मुसलमान ने कभी कोई ऐसा विरोध नहीं किया, कभी कोई ऐसी चीज नहीं करी जिस आधार पे कहा जाए कि मुसलमान किसी चीज के खिलाफ थे। वंदे मातरम का जो नारा था वो कांग्रेस नहीं दिया था, कांग्रेस का अपना नारा है, देश की आजादी के आंदोलन का है। और इसके बाद में देखिए, जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया, तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसके बाद जय हिंद का नारा आबिद हसन साफरानी ने दिया था। इसके बाद अल्लामा इकबाल ने लिखा था तरानाए हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। और इसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। अब आप देखिए, सुरैया तैयब ने तिरंगे को वह रूप दिया था जो आज हम देख रहे हैं। और मादरे वतन भारत की जय, भारत की जय का नारा 1857 में अजीम उल्लाह खान ने दिया था। तो अब आप देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था। आप बताइए, जो लोग देश के लिए इस तरह समर्पित रहे हो, देश के लिए नारे देते रहे, उनको आप जबरन आज कहते हैं कि नहीं, या तो यहां कब्रिस्तान या पाकिस्तान। अरे भाई, क्यों? देश की आजादी में तुमने जितनी शहादतें दी हैं उससे कम मुसलमानों ने नहीं दी है। आंकड़े निकाल लीजिए। 7,34,000 लोग जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी शहादतें दी, उन 7,34,000 में मुसलमानों की संख्या तकरीबन आधी है। अब आप सोचिए, उनको आप चिढ़ाने के लिए उनके मोहल्ले में ले जाके ये कर रहे हैं, वो कब मना करते हैं भाई? ये असल में इसको भी, जैसे जय श्री राम के नारे को आज नफरत का नारा बना दिया गया। लोग बड़े प्यार से, इज्जत से, मैं तो बचपन में गांव में रहा हूं, तो गांव में हमारे जैसे कोई भी मेरे परिवार के हो या बाहर के हो, जब भी आप देखते मिलते थे, राम राम, जय सीताराम भैया, जय राम, है, इस तरह बोला जाता था। ये एक अभिवादन का तरीका था, जिसे और ये हिंदू मुस्लिम सब बोल देते थे एक दूसरे से। यदि मुसलमान कई बार बोलता था कि राम राम भैया, तो हमारे लोगों की भी तरफ से आ जाता था सलाम मियां साहब। तो इस तरह से तमाम चीजें हो जाती थी। आज मतलब एक दूसरे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे हम लोग। जी, मैं यही कह रहा हूं, एक दूसरे की तरफ से जो कम्युनिकेशन था वो मोहब्बत का था, कि तुम हमारा आदर करते हो, हम तुम्हारा करते हैं।
यह संदेश होता था। तिरंगा कैसे आया? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप देखिए वहां लाहौर अधिवेशन में जब हिस्सा लेने गए और वहां रावी के तट पर उन्होंने जब पहली बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो तिरंगा को अपनाने का फैसला लिया। इन्हें नेहरू से नफरत थी, कांग्रेस से नफरत थी, तो तिरंगे से भी नफरत थी। तिरंगे का उन्होंने डिफाइन किया, क्यों तिरंगा ही? ये एक हरा रंग, किसानी, हरियाली, खुशहाली का प्रतीक, सफेद शांति सौहार्द का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, और केसरिया त्याग बलिदान का प्रतीक। अब आप देखिए जो ये तमाम तिरंगे अब लहरा रहे हैं, उसमें केसरिये का रंग भी भगवा की तरह से कर दिया, उसका भी रंग बिगाड़ दिया है। वो किसी उससे नहीं था। आपकी खुशहाली, आपकी बहादुरी, आपकी सुख शांति का प्रतीक था यह तीनों रंग उसके। और फिर अशोक चक्र वह यह संदेश देता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट जो समाज के लिए जब समर्पित हो जाता है तो यह अशोक चक्र उसके लिए आता है। इतना बेहतरीन कंसेप्ट जहां हो, सबको जोड़ने का, समग्रता का, एक प्रेम का भाव, शांति का भाव, उसका बहिष्कार जिन्होंने 5 दशकों से अधिक किया हो वो कहेंगे ये। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। राहुल जी जिन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहे थे, उन दिनों आपको याद होगा 131 दिन की जब यात्रा हुई थी, तब तक 5 लोग उस यात्रा में शहीद हो चुके थे। उनमें से एक शख्स थे के पांडे, कृष्णकांत पांडे। ये कृष्णकांत पांडे सेवा दल के पदाधिकारी थे, शायद राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे। और वो के पांडे नांदेड़ जिले में, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में राहुल जी के आगे तिरंगा पकड़ के चलते थे, और वो कन्याकुमारी से चल रहे थे। सोचिए, कन्याकुमारी से नांदेड़ तक आ गए थे तिरंगा थामे हुए। वो 72-73 साल के कृष्ण कुमार पांडे का जज्बा आप देखिए। और वो शख्स जिसने आरएसएस के मुख्यालय पर जिन लोगों ने झंडा फहराया था, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, इन्होंने जेल भिजवाया था। जेल में भिजवाया था, हाँ जी, मतलब तिरंगा फहराने पर जेल भिजवाया था। वो के पांडे वही तिरंगा थामे हुए इस दुनिया से विदा हुए। चलते चलते उन्हें हार्ट फेल हुआ और उनका निधन हो गया। तो मतलब वो अपने आप में, उनकी तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, बेहतरीन लगेगा कि देखिए ऐसे ये थे। अच्छा, हाँ। ये महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुबह सुबह जो है 8:30 बजे के करीब सेवा दल के कृष्ण महासचिव थे, हाँ, कृष्ण कुमार पांडे, तो उनका निधन हुआ। मतलब जिस आदमी की तमन्ना रही हर समय तिरंगा, तो वो तिरंगे के साथ ही गया इस दुनिया से। ये होता है। 5 लोगों के निधन हुए थे उस यात्रा। जालंधर तक का मैं बता रहा हूं। जालंधर में जालंधर के जो सांसद थे उनका निधन हुआ था। उसके पहले कृष्ण कुमार पांडे समेत 4 लोगों का निधन हुआ था, तमिलनाडु में और दूसरी महाराष्ट्र में, दूसरी जगह। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इस जज्बे के साथ यह यात्रा संपन्न हुई। यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कोई ये सोचिए कि सिर्फ राहुल गांधी पैदल चल गए और खत्म हो गई, नहीं, इसमें शहादतें भी दी गई। तो इसमें शहादतें भी दी गई, इसमें देश के सम्मान को भी बचाने का काम हुआ, और इसमें शहादत देने वाले सांसद से लेके सामान्य कार्यकर्ता तक थे, पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी थे।
तो मैं इसलिए कि जब इस तिरंगे का मान क्या होता है, उसके लिए जीवन देना जब होता है, वो तिरंगे का सम्मान होता है। वो दिया था उन्होंने। और ये क्या कर रहे हैं, उसे जय श्री राम के नारे की तरह से नफरत का बनाना चाहते हैं। इन्होंने जय श्री राम नारे बोल के कहीं मस्जिद में घुस जाइए, कहीं मदरसे में घुस जाइए, कहीं मजार में घुस जाइए, तोड़ फोड़ करिए, मुस्लिम बस्तियों से निकलिए, उनको गाली दी। राम प्रेम का प्रतीक है। राम एक कंसेप्ट है जो एक उस तरह के एक आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। उन राम को आपने इतना गंदा बनाने का काम किया, यानी आप तो कलुषित बनाए दे रहे। राम तो ये नहीं कभी चाहते थे। राम तो एक धोबी के मात्र के कह देने पर अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। तो वह राम आखिर क्या इतनी छोटी सोच रखते हैं कि हम किसी संप्रदाय को डराने, धमकाने और दूसरी चीजें करने के लिए करेंगे? नहीं भाई, कभी नहीं। इसी तरह ये उस तिरंगे को जब सबको जो जोड़ने वाला है, जिसका कंसेप्ट है, वो तिरंगा ये ले करके नफरत फैलाने का अपना चुनावी एजेंडा वो करने का, और ये काम करते क्यों? क्योंकि तिरंगे को इस देश का शायद ही कोई ऐसा जो होगा जो सम्मान ना करता हो, प्यार ना करता हो, जिसके दिल में तिरंगे के लिए आदर भाव ना हो। आज भी हम देख लेते हैं कहीं तिरंगे का कहीं कुछ हल्का सा लगता है कि ये तो गाड़ी रोक के उतर के हम उसको कहते हैं नहीं भैया इसको ऐसे नहीं, ऐसे रखिए। अब आप देखिए, इसको लेकर के बाकायदे कानून बना हुआ है। उस कानून में है किस कपड़े से बनेगा, किस जगह कितना साइज होगा, कहां पर अशोक चक्र लगेगा, और वो कपड़ा खादी का ही होगा। बाकायदे डिफाइन है। और यदि ऐसा किए बिना कोई ये झंडा लहराता है, फहराता है, तो उसके खिलाफ उस कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। हमारे महाराष्ट्र में जब हम वहां पर पत्रकारिता में थे तो वारद करके एक सज्जन हुआ करते थे, जो तिरंगे का कोई भी अपमान करे, उल्टा मान लीजिए कि उसको फहराया है तो भी उसके खिलाफ वो केस करते थे और एक्शन लिया जाता था। मोदी जी के आने के बाद तो अभी तो ये कोड जो था, नेशनल फ्लैग का कोड जो था, उसको बदल दिया और झंडा 24 घंटे तक फहराता रहेगा। वो फट जाएगा तब तक फहराता रहेगा और हम उसकी तस्वीर भी नहीं छाप सकते हैं क्योंकि वो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। ये कैसा उन्होंने कोड बनाया है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो शाम को सूर्यास्त होने के पहले उसको नीचे उतारा जाता था, बड़ी इज्जत के साथ उतारा जाता था, और अब तो कोई भी फहराता है, कोई भी रास्ते में फेंक देता है। ये कैसे ऐसे चलेगा? बिल्कुल। मेरा सवाल ये है अजय जी, जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संविधान को नकार दिया लेख लिखे, और आरएसएस की भूमिका थी कि संविधान में भारत की आत्मा ही नहीं है, वो उनको अब वो संविधान स्वीकार करना पड़ता है, उसको विकृत करना है, बदल देना है, कूड़ेदान में डाल देना है। उसी प्रकार तिरंगे को भी, क्योंकि उनका ये कहना है कि भगवा ही इस देश का राष्ट्रध्वज हो सकता है। तो ये तो मेरे ख्याल से सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म शब्द आज भी वो हटाना चाहते हैं, खुलकर कहते हैं आरएसएस वाले, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बोलते हैं, और फिर खुलासा किया जाता है कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, मिनिस्टर बोल देता है एक आध। मगर ये क्यों हो रहा है? ये तिरंगे के साथ इस छेड़छाड़ी क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि तिरंगे से तो इन्हें नफरत है ना, इसलिए छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं ये बता रहा हूं। आज की डेट में तिरंगा भी इन्होंने एक धंधा बना लिया। जो तिरंगा हमारे देश के लोगों को रोजगार देने का भी साधन था। लोग हथकरघे से उससे खादी बनाते थे और बना करके, इसको कर्नाटक में बहुत बड़ा काम होता है इसको लेकर के, वो काम आज ठप पड़ा हुआ है। क्यों?
क्योंकि तिरंगा उस जो है उससे बन ही नहीं रहा है, कपड़े से। अब मैं आता हूं तो बन कहां से रहा है, पहले आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बन रहा है वो चाइना से। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में आपने देखा होगा अपने ऑफिस से झंडे बेचे, तमाम दूसरे और जगहों से उन्होंने बेचने का सिस्टम चलाया और खूब कि तिरंगा फहराओ, तिरंगा लगाओ, ये करो। और जो वो तिरंगे बेचे गए वो खादी के उसके नहीं थे, उस तरह के, वो चाइनीज उससे बने हुए थे। अब आप एक चीज देखिए कि हम भारत का तिरंगा फहरा रहे हैं, धंधा दे रहे हैं चीन को, अपने देश के लोगों के उसको खत्म कर रहे हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगा रहे हैं इतनी बड़ी, मगर और वो चीन के प्रतिमा चीन से वो हो रही है। हमारे लिए प्राइड का विषय वो नहीं है, हमारे लिए शर्म का विषय है। हम छोटी लगाते लेकिन अपने देश के लोगों के खून पसीने मेहनत से लगाते तो अच्छा होता। हमने तो चाइना को उसमें भी कमाई करवा दी। तो सर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग तिरंगा इस ये कह के ले आए कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम बहुत बड़े ये हैं। साहब, न वंदे मातरम आपका, ना राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत आपका, ना तमाम सारे जो नारे हैं वो आपके, ना ये तिरंगा आपका, ना ना कुछ। आजादी में हिस्सा लिया वही आपने। तो, ना किसी चीज में कोई योगदान नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सरदार वल्लभ भाई पटेल नरेंद्र मोदी खींच ले जाएंगे, झूठ फैलाया जाएगा कि अरे वहां तो पटेल होते प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू ने नहीं बनने दिया, पंडित नेहरू को कोई नहीं बनाना चाहता था और ये करना चाहे। भाई मेरे, पंडित नेहरू को तो कभी भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई चुनाव हुआ ही नहीं, और जब पहला चुनाव हुआ तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल इस दुनिया में नहीं थे। सही तो बात। सीधी सी बात है कि अजीब झूठ कुछ भी बताते हैं और लोग ऐसे फैलाते हैं, ऐसे फैलाते हैं। कल मैं आपको बताऊं, इत्तेफाक से मेरे एक साले भरूच में रहते हैं और उनकी बेटी जो है वो बेंगलोर में आईटी प्रोफेशनल है, लंदन में रही है, सब कुछ है। अब आप ये देखिए, उसने एक पोस्ट करी कि अरे नेहरू जी को 1 वोट मिला था और उनको 14 वोट मिले थे, और ये तो पहली राष्ट्रीय बार कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव था, तब तो जी आजादी आने का भी नहीं, मामला और नहीं उसमें भी बता दें, उसमें पंडित नेहरू प्रत्याशी ही नहीं थे। सीधी सी बात है। उसमें पहले चल रहा था कि किसको बनाया जाए, पंडित नेहरू इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर बाद में आखिरी वक्त में डिसीजन हुआ नहीं, तो खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया और सर्वसम्मत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वसम्मत से, 1 वोट से या 14 वोट से नहीं, सर्वसम्मति से पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष भी बने। अब और आइए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था, प्रधानमंत्री बनने का नहीं, जो कि भाजपा जो नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। जी वो अप्रैल 1946 में था 1946 की बात है, जी अप्रैल 1946 की बात है। जी 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 झूठ के पुलंदे छोड़ते हैं ये लोग। बिल्कुल। तो इस तरह से झूठ फैलाते हैं। अब आप सोचिए, अप्रैल 1946 में 46 में तो कोई आजादी नहीं मिली थी, कोई देश की सरकार नहीं बनी थी, कुछ नहीं था। कुछ भी बोलेंगे तो साहब इनको झूठ फैलाना है और नफरत फैलाने के तमाम काम करने हैं। इतना झूठ बोलते हैं, आप देख लीजिए, चाहे कश्मीर को लेके हो, चाहे पीओके को हो, चाहे आक्साई चीन को लेके हो, चाहे जो, हर चीज में झूठ। और इतना झूठ क्यों? मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मैं उन दिनों इंडिया न्यूज ग्रुप का चीफ एडिटर था। मेरे को बड़ी बार रिक्वेस्ट आली मनोहर लाल खट्टर की कि शुक्ला जी आपके साथ एक चाय पीना चाहते हैं, किसी वक्त जब आप चंडीगढ़ आइएगा तो एक चाय पीते हैं साथ।
बहरहाल तय हुआ कि एक मैं मंडे था यहाँ पे, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो। उन्होंने टाइम रखा कि हाँ इतने बजे मैं पहुंचा, उनके साथ चाय उनका नाश्ता। मेरा उस दिन मंडे को चूंकि मैं व्रत रहता हूं भगवान शिव का, तो इसलिए मैंने कहा मैं कुछ खाऊंगा तो नहीं, आपकी चाय पीऊंगा। तो चाय पी, चाय पीने के दौरान बड़ी लंबी बात हुई। उस दौरान उन्होंने एक चीज मुझसे कही। मैंने एक उपचुनाव होने जा रहा था, तो उसको लेके चर्चा हुई। तो हमने कहा इसको कैसे करेंगे, आपका तो कोई बहुत इस जगह अच्छा नहीं दिख रहा है। उनका, अजय जी, गोयबल्स को तो आपने सुना है ना, हमारे लोग इतना बोल देंगे कि उनकी बात झूठी लगने लगेगी, हमारी बात सही लगने लगेगी। आपको बताएं, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लीडर के मुंह से यह शब्द सुना था और इस तरह के का विचार सुना और था। ये आरएसएस का प्रचारक रहा, जो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, और अभी वो केंद्र में मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार में। सर, मेरा अंतिम नहीं, सवाल। और नहीं नहीं नहीं, देसाई साहब, नरेंद्र मोदी और वो बहुत क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं। और यहां तो ये जब वो एक साथ होते थे तो लोग कहते थे ये मियां बीबी की जोड़ी है। मैं आपको बड़ा ईमानदारी से बता रहा हूं, यहाँ पे ये कहा जाता था उस दौर में। ये दोनों एक ही साथ रहते थे यहाँ जो है बीजेपी ऑफिस में। उन दिनों की बात बता रहा हूँ। जी तो जी जी। मनोहर लाल के ही बाइक पे बैठ के भी ये खूब घूमे घूमे हैं। आपके बाइक की तरह, आपके बाइक जी, पर भी घूमे। नहीं, सर, एक अंतिम मैं तो चलिए बीइंग अ पत्रकार था कि हाँ, अरे अजय जी उधर चल रहे हैं, चलिए हमें छोड़ दीजिएगा, तो उस सर, तरह मैं का था। अंतिम जी सवाल आपसे पूछूं कि तिरंगे की यात्रा इस प्रकार से जो, या घर घर तिरंगा ये कैंपेन जो चला रहे हैं, आम जनता को क्या करना चाहिए? सर, आम जनता को बिल्कुल तिरंगे यात्रा को सलाम करना चाहिए, क्योंकि तिरंगा तो हम सबका है। इन्होंने इसीलिए ये किया, मैं बता रहा हूं, ये मजबूरी है इनकी। ये जानते हैं कि तिरंगा हर व्यक्ति को प्रिय है, हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है। तो ये जहां नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां तिरंगे के बूथ की आड़ लेके, उसके बूते उसके पीछे छिप के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे यदि इसके खिलाफ कोई बोल दे तो कहे अरे ये तो देखिए तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। तो देश, इस कंट्री में क्या, हर देश के जो नागरिक हैं अपने अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, राष्ट्र ध्वज को भी अपने प्यार। राष्ट्रीय ध्वज को प्यार करते हैं, अपने देश के सम्मान को प्यार करते हैं। तो जब ये बात आती है तो आदमी फिर दूसरे से गुस्सा होने लगता है, नफरत करने लगता है, अरे ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, और ये तो देखो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। साहब, यही तो सवाल है कि अब क्या मजबूरी हुई। तो मजबूरी ये है ये कि घर है। घर पहुंचने के लिए ये सिर्फ एक ड्रामा है, और भाजपा आरएसएस का एक चरित्र रहा है कि ये बार बार रूप बदल के आते हैं, गिरगिट की तरह या आईआर की तरह। आप देखिए, कभी वो जनसंघ बन जाते हैं, कभी हिंदू महासभा बन जाते हैं, कभी आगे आते हैं तो जनता पार्टी बन जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी बन जाते हैं, कभी वो विश्व हिंदू परिषद में घुस जाते हैं, कभी बजरंग दल में घुस जाते हैं, कभी कहीं घुस जाते हैं। तो इस तरह से करके और फिर कहते हैं नहीं हम तो अलग राजनीतिक संगठन है, हमारा आरएसएस से कोई वो नहीं। ये भी कहने से नहीं चूकते हैं। तो अजय जी, इनका अजय कोई जी कैरेक्टर नहीं है। नहीं है। अजय जी, आपने इसका, इसके पीछे का मकसद जो है वो बहुत अच्छे ढंग से समझाया हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जी आप नमस्कार। साथ जुड़े उसके लिए फिर से एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार।